गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आपको सबसे पहले ये अटैम्प्ट करना है और उसके बाद फिर मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूँगी। आप उससे मैच कर लेंगे और साथ ही अपने की पॉइंट्स का नोट्स भी यहाँ से बना लेंगे आप। Okay, so let's begin. Question number 1. ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। नंबर 2, यह फौजदारी अदालत है। यह अदालत हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। नंबर 4, ICJ अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों का स्वचालित रूप से निर्णय लेता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ऊपर दिए गए में से कितने सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4, ABCD। क्वेश्चन नंबर 1 वही इंग्लिश में है। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ अ क्रिमिनल कोर्ट। द कोर्ट इज बेस्ड इन द हेग, नीदरलैंड्स। एंड नंबर 4, ICJ automatically decides all cases involving breaches of international law. Which of the above are correct? Okay, so answer is B, यानी कि केवल 2। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। अतः कथन 1 क्या है, सही है। यह आपराधिक न्यायालय नहीं है और यह मुकदमा नहीं चलाता, इसीलिए कथन 2 क्या है, वो सत्य नहीं है। इसका तो द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है, ये सही है। और सेंटेंस 4 इसमें क्या है कि ICJ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों पर स्वचालित रूप से निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि उन्हीं मामलों पर निर्णय ले सकता है जिस पर अधिकार क्षेत्र पर सहमति देने वाले राज्यों द्वारा इसके समक्ष चलाए गए हैं। इसलिए कथन 4 सही नहीं है और आपका आंसर हो गया इसका 4, मतलब केवल 2 आंसर। सेम यू कैन सी हियर, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो स्टेट्स का जितना भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करती है। ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, हेग नीदरलैंड्स में है और ये जो है स्टेट के अकॉर्डिंग ही उसके ज्यूरिडिक्शन के बाद ही इस पर निर्णय लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत ने इस परियोजना के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। दक्षिण अफ्रीका से संचालित होने वाली यह एक बड़ी दूरबीन है और उसके साथ ही इसमें से कितने सही है, केवल 1, 2, तीनों या फिर कोई नहीं। दैट इज इन इंग्लिश यू कैन सी विथ रेफरेंस टू स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट consider the following statements. It is an international scientific collaboration working to build the world's largest radio telescope. India has not contributed for this project. It's a large single telescope operating from South Africa. तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर केवल A, यानी कि केवल एक कथन सही है। तो भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला कर लिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है। अतः कथन 1 क्या है, वो सही है और कथन 2 सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही है, क्योंकि वह भारत का उसका कहना था कि भारत इसमें सहयोग नहीं दे रहा, जबकि वह इसका सहयोग दे रहा है। लेकिन पूर्ण सदस्यता जो आगामी सुविधा का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक अवसर प्रदान करती है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करने के साथ वित्तीय प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है, भारत ने इसके लिए 1250 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। और यह क्या है,
एक बड़ा टेलीस्कोप नहीं होगा, बल्कि ये एक इकाई के रूप में काम करने वाले हजारों डिश एंटीना का संग्रह होगा। ये तो 2 नंबर का आंसर हो गया ए, भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसके साथ ही भारत ने इसके लिए 1250 करोड़ रुपए भी किए हैं मंजूर। और उसके साथ ही यह एक इकाई के रूप में हजारों डिश एंटीना का संग्रह होगा। और इस एंटीना में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका में 200 और उसके साथ ही 1,30,000 से अधिक क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, कम आबादी वाले स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि ये जो है मानव गतिविधियों से क्या हो, दूर हो। पूर्ण सदस्य के रूप में परियोजना में भाग लेने से देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपार लाभ होंगे। इसका इंग्लिश में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जोड़ियों को उसके स्थान से मैच करना है। तो ये करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे हैं, इसलिए आप इस स्थान का नाम और उसके साथ ही वो किस जगह पे है उस चीज़ को आप यहाँ से पढ़ के याद कर लीजिएगा। दस्ती बारकी ये ईरान में है या नहीं, वाजिमा अफगानिस्तान में है या नहीं, इरेज नामक जगह लेबनान से जुड़ी है या नहीं, इसमें से कितने जगह सही रूप से मैच किए हुए हैं। यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, दस्ती बारकी, वाजिमा एंड इरेज लेबनान। ओके, तो इसका आंसर है डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दस्ती बारकी ये कहाँ है, अफगानिस्तान में। वाजिमा ये कहाँ है, जापान में है। और इरेज नामक जगह कहाँ पे है, तो ये इजराइल है। ई से इरेज, ई से इजराइल। वाजिमा जो है तो जापान याद रखिए, और दस्ती बारकी वो कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। ओके, यू कैन सी द आंसर्स इन इंग्लिश ऑल्सो, दिस इज हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 1500 से अधिक रोहिंग्या एके नामक स्थान जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हें कुछ शत्रुता का सामना करना पड़ा है। तो ये एके नामक स्थान कहाँ पर रहा है चर्चा में, तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ये इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, लाओस में है या वियतनाम में है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, एके नामक जगह जो है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस एंड वियतनाम। तो 4 नंबर का आंसर है ए, यानी कि इंडोनेशिया में। तो समुद्र में कई हफ्ते बिताने के बाद जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत के एक समुद्र तट पर पहुंचे हैं और ये जगह का नाम क्या है, एकेह नामक जगह है। और उन्हें साथ ही मुसलमानों से कुछ शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शरणार्थी शिविर से इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए और एक लाइट हाउस द्वीप पर क्या हुए हैं, फंस गए हैं। इन इंग्लिश यू कैन सी हियर, ये एके नामक जगह कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, जहाँ पे लगभग 1500 रोहिंग्या वहाँ पे आए हैं कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप से। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो कौन सा दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभी हाल फिलहाल में सार्क चर्चा में रहा है, तो उसका संगठन का सदस्य कौन सा नहीं है, आप लोग बताइए। भूटान, नेपाल, मलेशिया और मालदीव। यू कैन सी इन इंग्लिश हियर, कौन सा नहीं है, भूटान, नेपाल, मलेशिया और मालदीव सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे क्या दिया है सार्क के बारे में, आंसर नंबर सी, यानी कि मलेशिया नहीं है सार्क। इसमें सभी 8 देशों ने नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसाधनों को एकत्रित किया था, लेकिन यह क्या हो रहा है, विफल हो रहा है। यहाँ आप लोग मैप में सार्क कंट्रीज को देख सकते हैं। यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और उसके साथ ही श्रीलंका तथा मालदीव्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 8। तो ये इसके सदस्य देश हैं। सेम इज रिटन इन इंग्लिश, वन काइंड ऑफ एकेडमिक एक्सपेरिमेंट इन विच 8 सार्क कंट्रीज पूल्ड देयर रिसोर्सेज। वर्ल्ड क्लास university in New Delhi is failing as the institution struggles with a crippling lack of funds in the face of geopolitical differences and economic crisis faced by the member countries। और member countries का मैप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। तो लाइक, शेयर and subscribe the Zero IS channel, and if you want more videos like this then do comment in the comment section. Thank you everyone.